हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आज हम आपका इकोनॉमिक्स का सेट 2 लेके आए हैं। सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप लोग का जिसका एग्जाम है परसों मतलब 6 को, तो आप लोग देख सकते हैं फरवरी में। समझ गए? तो ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। इसके साथ ही हम ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर के साथ साथ प्रोजेक्ट परख। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग सुनिए, आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, सन 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का नाम क्या है? मतलब किन्स ने एक पुस्तक प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या है? तो 1936 में प्रकाशित किन्स के पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। दो क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है। पहला, किन्स के पुस्तक का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ति का लोच से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ति का लोच से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन आता है उसी को बोलते हैं पूर्ति की लोच। तो पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। ये फॉर्मूला है, ई एस बराबर डेल क्यू बाय डेल पी गुना पी बाय क्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है? जब देश की तीनों क्षेत्रक, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इससे प्राप्त आय को जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं देश का जीडीपी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी क्षेत्र विशेष के किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। मतलब इसमें तीनों क्षेत्रक से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। और इसी में एक और आता है राष्ट्र आय। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्र आय से आप क्या समझते हैं? तो जब जीडीपी में, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है तो इसे बोला जाता है राष्ट्र आय। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है? अंतिम वस्तु क्या है? तो ऐसा वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है। मतलब जो वस्तु हम लोग खरीद के सीधे प्रयोग करते हैं, खाते पीते हैं या फिर पहनते हैं या डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो है अंतिम वस्तु। जबकि मध्यवर्ती वस्तु वह है जिसका प्रयोग व्यापारी या जो है उत्पादक लाभ कमाने के लिए करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मध्यवर्ती वस्तु। समझ गए? अब चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्र आय की गणना विधि लिखिए। राष्ट्र आय की गणना विधि क्या है? यही क्वेश्चन है। तो राष्ट्र आय की गणना विधि निम्नलिखित है। पहला, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, फिर आय विधि, फिर व्यय विधि। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार से आप क्या समझते हैं? तो बाजार और एकाधिकार और अल्पाधिकार बाजार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछ सकता है। तो समझ गए? तो बाजार को परिभाषित करें तो बाजार का अभिप्राय किसी स्थान से ना होकर एक समस्त क्षेत्र से है, जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। अपना भाषा में क्या लिखेगा? बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए और क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है। इंटरनेट भी बाजार है। अब बाजार कई प्रकार का होता है, आप लोग को पता होगा। एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, द्विअधिकार बाजार, ये सब बाजार का प्रकार है। अब अवसर लागत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होती है जिसको किसी एक दूसरे के प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। देखिए इसको आप अपना भाषा में कैसे लिखिएगा, देखिए अवसर लागत क्या है? मतलब एक उत्पादक के पास उत्पादन का बहुत सारा क्षेत्र होता है जहां वह अपने पूंजी को लागत के रूप में लगा के उत्पादन कर सकता है, लेकिन कौन सा उत्पादन उसके लिए बेहतर होगा, क्या वो चूज करता है, वो भी अवसर लागत है। अब सीमांत आगम क्या है? देखिए इसको ध्यान से समझिए। सीमांत लागत क्या है? सीमांत आगम लागत ये सब अलग अलग चीज है। समझ गए? सीमांत उत्पादन भी एक चीज है, मतलब कोई भी चीज उत्पादन कर रहे हैं उसमें एक इकाई की बढ़ा देंगे तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है। सीमांत उपयोगिता है, उपभोग की जाने वाली वस्तु में एक इकाई की कमी या वृद्धि करते हैं तो उससे कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है। उसी तरह यहाँ पे है सीमांत आगम, उत्पादक या फर्म को किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जो अतिरिक्त आगम प्राप्त होता है, आय, उसे बोलते हैं सीमांत आगम। एक सीमांत उत्पादन भी होता है, मतलब उत्पादन की जा रही वस्तु में यदि एक इकाई की वृद्धि करेंगे तो उससे कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा उसको बोलते हैं सीमांत उत्पादन। ये इसका फॉर्मूला है, देखिए मार्जिनल रेट बराबर टी आर माइनस टी आर एन माइनस वन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत उत्पादन और सीमांत, औसत लागत और सीमांत लागत में अंतर लिखना है आपको। तो औसत लागत और सीमांत लागत में क्या अंतर है, देखिए ध्यान से। इसमें बनाने वाला भी आ सकता है, समझ गए, और फॉर्मूला भी। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, जबकि एक अतिरिक्त वस्तु या एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, सीमांत लागत। अल्पकाल में औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होता है, माने एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील आगतों पर निर्भर करता है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल टी सी बाय क्यू। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान से पढ़िए पहले और देखिए फिर समझिए। क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय को 75% उपभोग पर व्यय किया जाता है, निवेश 100,000 करोड़ बढ़ाया जाता है, तो निम्नलिखित का परिकल्पना कीजिए। आय में कुल वृद्धि, तो देखिए आय में वृद्धि कितना हुआ, 75% मैंने क्या होता है 1/1 माइनस एम पी सी। तो 1/1 माइनस 75% मैंने 75/100 होगा। तो इसको जब भाग गुना करेंगे 4 आएगा, समझ गए। अब के गुणांक निकालेंगे डेल वाई बटे डेल आई, तो 4 दिया है बराबर डेल वाई बटे 1000, तो 4000 करोड़ आया। तो प्रतिशत परिवर्तन, एक में 75% घटाएंगे तो 25% आएगा, एक मतलब यहाँ पे 100 की बात हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है, ये अंतर वाला क्वेश्चन 2-3 आपका एग्जाम में कल देखने को मिलेगा, समझ गए। तो देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। राजस्व व्यय क्या है, सरकार द्वारा दो प्रकार का व्यय किया जाता है, एक राजस्व व्यय, दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या है, मतलब सरकार ऐसा चीज में खर्चा करेगा जिससे उसको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगा, सिर्फ कल्याण होगा, जैसे वृद्धा पेंशन, स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, इससे सरकार को कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती, तो इसे बोलते हैं राजस्व व्यय। सरकारी कर्मचारियों का वेतन, प्रत्यक्ष हस्तांतरण, पेंशन। पूंजीगत व्यय क्या है, वह व्यय जिससे सरकार को व्यय के पश्चात आय की प्राप्ति होती है, जैसे ऋण दिया, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल दोनों में आ जाएगा, सड़क बनवा दिया या कोई डैम बना दिया, फैक्ट्री बनवा दिया, तो ये सब है पूंजीगत व्यय। चलिए अब आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में क्या अंतर है, तो भुगतान शेष क्या है, सबसे पहले व्यापार शेष समझिए। व्यापार शेष एक देश के आयात और निर्यात का अंतर है, यह अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है, इसके प्रतिकूल होने पर समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप ये दोनों पॉइंट ही लिख सकते हैं। व्यापार शेष एक देश के आयात और निर्यात का अंतर होता है, जबकि भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष में आयात एवं निर्यात के दृश्य और अदृश्य तथा अन्य सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है, यह हमेशा संतुलित रूप से प्रदर्शित होता है। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करने वाले किन्हीं 3 कारणों को लिखें। तो पूर्ति का निर्धारण क्या होता है, तो वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। सरकारी नीति, सरकार की कर एवं अनुदान की नीति पूर्ति को प्रभावित करता है कि किस प्रकार का सरकार टैक्स लगा रहा है। फर्मों की संख्या, किसी वस्तु का बाजार में पूर्ति फर्मों की संख्या पर निर्भर करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषता लिखना है। देखिए बाजार दो प्रकार का होता है, एक होता है एकाधिकार, जिसमें वस्तु को बनाने वाला एक होता है, उसमें जो है विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन होता है, उसमें कीमत का नियंत्रण मांग और पूर्ति वक्र के द्वारा होता है। दूसरा होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, इसमें बहुत अधिक विक्रेता और बहुत अधिक क्रेता होता है, समरूप वस्तु होता है, यहाँ पे जो है कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति वक्र का, वहाँ पे मतलब एकाधिकार में फर्म जो है कीमत रखता है, यहाँ पे मांग और पूर्ति वक्र। क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता मैंने हटिया हुआ। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, सभी विक्रेता द्वारा बाजार में बेची जाने वाली इकाई जो है एक समान होती है, मैंने समरूप वस्तु। अब चलिए 45 नंबर एक क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए। यदि गुणांक का मूल्य 5 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा, के दिया है 5, तो एमपीसी क्या होगा, तो हम जानते हैं के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 5, तो क्या होगा, तो सॉरी के का मान दिया है 5, के का मान दिया है 5, तो के का मान दिया 5/1 माइनस एम पी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होगा 5 - 5 एम पी सी बराबर 1, तो एम पी सी बराबर क्या होगा, तो इधर चल जाएगा तो -4, तो 5 एम पी सी बराबर 4, 5 एम पी सी बराबर 4,
तो MPC बराबर 4/5 कटेगा 0 यहाँ पे क्या आएगा, 25 80 40 0.8। ये बनाने वाला सवाल है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु क्या है? ये सरकारी और प्राइवेट जैसा है, समझ गए। तो निजी वस्तु से तात्पर्य समानता ऐसी वस्तु से होता है जिसका मूल्य का भुगतान कर उत्पादन या उपभोग निजी तौर पर किया जाता है, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। जबकि सार्वजनिक वस्तु का तात्पर्य ऐसे वस्तु से होता है जिसका उत्पादन या उपभोग सामूहिक तौर पर किया जाता है और निःशुल्क होता है ये प्राय। राष्ट्र आय, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र आय क्या है। राष्ट्र आय की गणना की 2 विधि लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस तरह भी लिख सकते हैं, जीडीपी में अगर विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है तो ये राष्ट्र आय बनता है। देखिए क्या लिखा है, किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्र आय कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ा जाता है। यहीं तक लिखना है। राष्ट्र आय का लेखांकन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम साइमन कुजनेट्स ने दिया। ये पूछ सकता है, राष्ट्र आय का लेखांकन संबंधी अवधारणा किसने दिया? साइमन कुजनेट्स। और राष्ट्र आय की मापन की 3 विधि है, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। अब ये सब विधि भी पूछ सकता है। राष्ट्र आय की गणना की आय विधि क्या है? आय विधि के अंतर्गत राष्ट्र आय की गणना उत्पाद कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्र आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है। अब राष्ट्र आय की गणना की उत्पाद विधि क्या है? इस विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यह गणना की जाती है कि अंतिम उत्पाद में प्रत्येक उद्योग ने अलग अलग क्या योगदान किया है। अब है राष्ट्र आय की गणना की बहुत सारा विधि है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब ये देखिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें घाटा को भी शामिल किया गया है। तो पहले राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्या है। तो राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्ति का अंतर होता है। ये सब सूत्र है। और प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में ब्याज उदायिकी को घटाने से प्राप्त होता है। चलिए पैमाने का प्रतिफल का नियम है। 2-3 क्वेश्चन और है। पैमाने अन्य बातें समान रहने पर पैमाने का प्रतिफल बताता है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तनशील के कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को बताता है। 3 नियम होता है पैमाने का प्रतिफल। वृद्धिमान नियम जिसको बढ़ता नियम बोलते हैं, स्थिर, समता और घटते माने ऋणात्मक। बढ़ते माने क्या होगा, मतलब इसमें हम लोग अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं, पूंजी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन घट रहा है। फिर समता में पूंजी के बराबर ही उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और घटते प्रतिफल मतलब कम। एक अधिकार बाजार की विशेषता लिखना है। तो इसमें तो बता दिया अभी ऊपर में, एक अधिकार बाजार क्या होता है। इसमें जो है एक अकेले विक्रेता होता है, वस्तु को बनाने वाला और बेचने वाला सिर्फ एक, कीमत पे पूर्ण नियंत्रण होता है, विभेदीकृत वस्तु प्राप्त होता है। अब है 51 नंबर, लोचशील विनिमय दर किसे कहते हैं? या संतुलित संतुलित विनिमय दर वहां पर निर्धारित होती है जहां पर विदेशी विनिमय की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाती है। इसे चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यह है चित्र आपका। प्रभावी मांग का अर्थ क्या है? प्रभावी मांग का अर्थ समग्र मांग के उस बिंदु से होता है जहां समग्र पूर्ति के बराबर होता है। प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था की मांग का वह स्तर है जो समस्त पूर्ति से पूर्णतः संतुष्ट होता है। हो गया 2 सेट।